बिल्कुल दीपा, ये समझना होगा 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जहां पर तमिलनाडु लक्षद्वीप को वो सौगात तो देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा कई मायनों में खास समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 10:30 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। यहां वो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इनमें से कुछ योजनाओं की आधारशिला रखेंगे तो कुछ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:15 बजे लक्षद्वीप के अगाती पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को पीएम लक्षद्वीप के लिए अनेक विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल और सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लक्षद्वीप में पीएम जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उनकी कुल लागत 1150 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम के दौरे की सबसे बड़ी बात होगी कि आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। इधर अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भाषण के दौरान भीड़ को भड़काने का आरोप भी लगा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मेहमान और मेजबान सब तैयार हैं। प्रथम तल लगभग पूरा बन चुका है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले भड़काऊ बयानबाजी की। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहाँ पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। विपक्ष भले ही बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगा रहा हो, लेकिन विपक्ष के कई नेता मंदिर निर्माण पर हो रही सियासत को गलत भी मान रहे हैं। भगवान के यहाँ जाने के लिए किसी आमंत्रण की आवश्यकता है, किसी इनविटेशन की जरूरत है? ये तो सौभाग्य का विषय है, ये तो श्रद्धा का विषय है, ये तो आस्था का विषय है। बहरहाल राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। कांग्रेस नेता पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कि अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है और उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। कुछ महीनों बाद ही देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस केजरीवाल के बहाने भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तो केजरीवाल से ईडी के सामने पेश होने और निर्दोष साबित होने तक के लिए इस्तीफा देने की मांग कर डाली है। और कोई अरेस्ट हो गए? ओ जी, ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोके। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा, तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक शराब घोटाले के मामले में 3 बार समन जारी कर चुकी है, जिसमें एक में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। हालांकि जल्दबाजी में सिद्धू ने एक्स पर सीएम केजरीवाल को जिस पोस्ट पर कोट कर हमला किया, वो फर्जी अकाउंट निकला है। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी ने भी जवाबी हमला शुरू किया है और उनकी तरफ से कमान संभाली है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है। दोनों ही पार्टियां भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रिश्तों में खटास की पूरी आशंका है। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर कुछ ऐसा ही कहा कि वो भड़क गए। दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। इधर भगवंत मान के बयान से कांग्रेस के नेता भड़क गए। पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन खुद कांग्रेस के कई सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश में कुछ दिनों बाद ही आम चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जहां एक और बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन विकास आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मैं इस बात से हैरान हूं कि सीट शेयरिंग पर बात करने के बजाय कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी कर रही है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर हैं या नहीं। आता काय अर्थ राहिलेला नाही। प्रकाश अंबेडकर ने ये भी कहा है कि जितनी सीट शेयरिंग पर देरी होगी उसका उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर कांग्रेस सीट के बंटवारे पर फैसला करने में ज्यादा वक्त लेती है तो इससे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। बहरहाल विपक्षी दलों का गठबंधन सीट बंटवारे पर अब तक एकमत नहीं हो सका है। क्षेत्रीय पार्टियां अब जल्द सीट शेयरिंग पर दबाव बनाने लगी हैं और कांग्रेस पर लेट लतीफी का आरोप लगा रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर है, जहां पर डीएसपी का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर पंजाब के जालंधर से है। डीएसपी बलवीर सिंह का शव मिला के डीएसपी बलवीर सिंह का शव सड़क किनारे मिला, ये बात सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। मृत डीएसपी के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल वहां पर कर रही है। संगरूर में पोस्टेड थे बलवीर सिंह, ये जानकारी उनको लेकर है। और कुछ दिन पहले गांव वालों से उनका कोई विवाद हो गया था, कोई झगड़ा हो गया था कहा जा रहा है। और फिर बाद में डीएसपी बलवीर की सुलह भी हो गई थी। अब उनका शव मिला है। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਸੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी असीम बस्ती जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। असीम, देखिए जालंधर में डीएसपी बलवीर सिंह का शव मिला के अब हत्या या फिर हादसा, क्या बता रही है पुलिस? देखिए मुझे लगता है तो थोड़ा अर्ली होगा जंप करना कंक्लूजन को, क्योंकि जी हाँ वो शव मिला है लेकिन हेड इंजरी है, तो डेफिनेटली हेड इंजरी है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ कंस्पिरेसी हो, कोई अटैक किया गया हो। और फैमिली का ये भी कहना है कि उनके पास एक लाइसेंस उनका स्मॉल आर्म था या पिस्टल या रिवॉल्वर था, वो भी मिसिंग है। तो डेफिनेटली मैलिफाइड इंटेंशन है अगर कोई पिस्टल रिवॉल्वर भी उनका लेकर गया है एज पर फैमिली। और हेड इंजरी भी है, लेकिन पुलिस अभी तक इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंची कि एक्सीडेंट है या किसी ने अटैक किया है, मर्डर हुआ है, ये क्या है। लेकिन ये बड़ी खबर है डेफिनेटली, क्योंकि डीएसपी एक जियो रैंक होता है। संगरूर के पीएपी में वो पोस्टेड थे, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और यहाँ पे किसी काम से आए थे जब ये रात को हादसा हुआ। और ठीक है असीम, संगरूर में पोस्टेड थे, अब उनका शव मिला के पुलिस जांच कर रही है। आप ये जानकारी दे रहे हैं, नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी का प्लान है सियासी माइलेज के लिए फुल प्रूफ बैठक की जाए, एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाए। लेकिन उससे पहले आज हम आपको दर्शन करा देते हैं उस मूर्ति की, रामलला की उस मूर्ति की जो स्थापित की जानी है, उसे लेकर के एक खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या इन दिनों अपने आराध्य रघुनंदन के इंतजार में है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोगों को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की बेसब्री से प्रतीक्षा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसमें एक मूर्ति का चयन भी हो गया है। मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले निमंत्रण देने के लिए अक्षत वितरण की शुरुआत भी हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर में अक्षत बांटने का काम 1 से 15 जनवरी तक चलेगा। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में
कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। घर घर संपर्क योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों में पूजित अक्षत रामलला के विग्रह का चित्र और एक पत्रक देकर 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 30 तारीख को जब अयोध्या गए थे तब उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि अयोध्या न आकर 22 जनवरी को अपने घर में ही दिवाली मनाएं। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच राम भगवान के नाम पर सियासी घमासान भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान देते हुए मुस्लिम नौजवानों से मस्जिद बचाने के लिए एकजुटता की अपील कर डाली। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। इधर ओवैसी बोले तो उधर हिंदू संगठन भी खुलकर बयान के विरोध में आ गए। कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय संविधान या न्याय व्यवस्था या भारतीय न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? अगर आपकी मस्जिदों की छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं, जब अनेक मस्जिदों को आतंकी अपने कब्जे में जकड़ लेते हैं, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज आइए। राम मंदिर उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी तैयारी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द पार्टी का बड़ा प्लान बन रहा है। लिहाजा आज बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। राम मंदिर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए बीजेपी ने देश भर से अपने नेताओं को बुलाया है। बैठक में सभी प्रदेशों से 2-2 पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मध्य भारत में शीतलहर का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जताई संभावना। अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कई इलाकों में आ सकता है घना कोहरा। देश में रुक नहीं रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 636 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। एक्टिव केसेस की संख्या 4394। देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के मामले भी आ रहे हैं सामने। JN.1 के मामलों की संख्या 196। अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले सब वेरिएंट के संक्रमित मरीज। अयोध्या राम मंदिर के लिए मूर्ति का चयन हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने मूर्ति की है तैयार। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। बीजेपी संगठन के पदाधिकारी समेत केंद्र सरकार के मंत्री और कई मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 2 दिन का है पीएम का दौरा।
बीएचयू मामले में बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने आरोपियों की तस्वीर जारी कर बोला हमला। कहा मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं बीजेपी नेता। चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त की आज से बिक्री शुरू। सरकार ने दी सियासी दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड को मंजूरी। हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स को 10 साल की कैद का प्रावधान। देश भर में ट्रक, टैंकर और बस ड्राइवर्स का चक्का जाम। कई पेट्रोल पंप्स पर दिखी लंबी कतार। नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में जुटी भीड़। कनॉट प्लेस में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सड़कों पर लगा लंबा जाम। रेल हादसे रोकने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने दिया ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे का हवाला। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। करीब 2 करोड़ कीमत का अवैध सोना जब्त किया गया। 16 यात्रियों को हिरासत में लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कांग्रेस पर सीधे अटैक के बाद उनके एनडीए में जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी और इन खबरों ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने नीतीश को संयोजक बनाने की पेशकश कर दी है। कांग्रेस खेमे से उठी मांग को नीतीश को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और इसी के साथ एक सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश सीएम की कुर्सी अपने डिप्टी तेजस्वी को सौंप देंगे। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और नीतीश जी का रोल पहले भी डिफाइंड था, आज भी डिफाइंड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो एक उच्च कोटि के नेता को होने चाहिए। यह गठबंधन की जो बैठकें होते हैं उच्च स्तर पर, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उससे आप वाकिफ़ हैं। तरह का कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा तो आपको मीडिया को निश्चित रूप से बताया जाएगा। तो उनका विजन है, वो काम किए हैं, तो उनको बनना चाहिए। वो जो कहेंगे, वो जो टिप्पणी करेंगे, वो हमारे लिए सर आंखों पे है। इंडिया गठबंधन में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह उठापटक की खबरें आ रही थी, उसके बाद से ही गठबंधन के अंदर अजीब सी बेचैनी का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेता नीतीश को मनाने की कोशिश में हैं और इसके एवज में उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाने का तोहफा मिल सकता है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश से मुलाकात के बाद इसी बात का इशारा किया है। नीतीश कुमार जी का जो ऑरा है, जो शख्सियत है, जो उनका काम है और जिस तरह के लोग मैंने देखा हज़ारों की तादाद में मुबारकबाद दे रहे हैं, वो कोई हवा में तो नहीं दे रहे हैं। उनकी पहचान है, उन्होंने बिहार को एक नया रास्ता दिया, अच्छा रास्ता दिया, गुड गवर्नेंस किया है। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और नीतीश जी का रोल पहले भी डिफाइंड था, आज भी डिफाइंड है। तो अलायंस पार्टनर्स छोटे हों, बड़े हों, किसी भी साइज़ के हों, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके साथ चीज़ों को रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। 2-4 दिन की बात है, इंतजार कीजिए। मांग सिर्फ कांग्रेस खेमे से ही नहीं उठ रही है। नीतीश की पार्टी ने भी मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में संयोजक बनना चाहिए, क्योंकि गठबंधन में उनसे काबिल दूसरा कोई नेता नहीं है। हम लोगों ने शुरू से कहा है, पूरा बिहार जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो एक उच्च कोटि के नेता को होने चाहिए। उनको तो बधाई देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। नया साल की शुरुआत भी हो रही है। उनको बनना चाहिए ना संयोजक, निश्चित तौर पर बनना, क्योंकि ऐसा काबिल है कौन यहाँ, कोई काबिल नहीं है। तो उनका विजन है, वो काम किए हैं, तो उनको बनना चाहिए। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबर ऐसे समय में आई है जब जेडीयू की कमान अपने हाथ में लेकर नीतीश कुमार ने ये संकेत दे दिया है कि भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन वो राष्ट्रीय नेता भी हैं। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने नाम लेकर कांग्रेस पर सीधा अटैक किया था। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही उन्होंने पिछले दिनों सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था और ये चर्चा शुरू हो गई कि इंडिया से छिटक कर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब जरा समझिए नीतीश कुमार को संयोजक क्यों बनाया जा सकता है। पहली वजह, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की पहल उन्होंने ही की। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने ही प्लान तैयार किया। नीतीश ने ही साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सुझाव दिया और पहली बार जून 2023 में मोदी विरोधी 15 दलों को पटना में एक मंच पर नीतीश कुमार ही लाए। बिहार में नीतीश सरकार में सहयोगी आरजेडी तो शुरू से ही नीतीश को पीएम इन वेटिंग बनाने के लिए बेचैन है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रमुख भूमिका रही है विपक्ष को एकजुट करने में और गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता
की सफलता से आदरणीय नीतीश कुमार जी खुश हैं। आरजेडी की बेचैनी की एक और वजह है नीतीश का राष्ट्रीय राजनीति में जाना तेजस्वी को बिहार की सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का जरिया बनेगा। अब जब फिर से उनके संयोजक बनाने जाने की खबर आ रही है तो आरजेडी के नेता नीतीश को काबिल बताने में जुट गए हैं। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन हिंदी हिंदुस्तान वाले विवाद की वजह से नीतीश को संयोजक बनाए जाने का फैसला टाल दिया गया। लेकिन अब जबकि फिर से यह खबर है कि नीतीश को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो बाकी दलों के नेता क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। नीतीश जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, तो वो जो कहेंगे, वो जो टिप्पणी करेंगे वो हमारे लिए सर आंखों पे है। तो हम पूरी उनका जो कह रहे हैं वो हम सब से बहुत बड़े हैं और उनका हक बनता है सूचना देना, सुझाव देना। तो इंडिया की मीटिंग में इस सब की चर्चा होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हो रही है ना। हाँ। जब सामने प्रस्ताव आ जाएगा तब निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, हाईकमांड में वो डिसीजन होगा, क्योंकि आखिरी वो लेवल पे, वो दिल्ली लेवल पे डिस्कशन होता है और वो डिस्कशन के आधार पे कुछ भी हो सकता है। अमूमन गठबंधन में जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीट होती है वो पीएम पद का दावेदार माना जाता है। इंडिया गठबंधन में वैसे ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसके बाद डीएमके और टीएमसी सरीखी पार्टियां हैं। ऐसे में नीतीश का संयोजक बनना उनकी पीएम कैंडिडेट वाली दावेदारी को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं करता। बीजेपी नीतीश कुमार के बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ये दावा कितना सच साबित होगा ये तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है। जाहिर है नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। तो नीतीश कुमार को क्या इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, इसी सवाल के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है देश की सियासत। आइए आगे बढ़ते हैं। हिट एंड रन कानूनों में बदलाव अब सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। एक तरफ आंदोलन की वजह से, आंदोलन की आग में देश के कई हिस्से, कई राज्य इस वक्त झुलस रहे हैं, तो वहीं आम लोगों के लिए मुसीबत और भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल पंप पर तेल की किल्लत से जूझ रहे लोगों की हाईवे पर उनको अब जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। देश भर में इस वक्त हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी बिहार के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्का जाम करना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है, जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। 10 लाख का जुर्माना, 7 साल की सजा, मतलब किस तरह भुगता का इंसान? अपने बच्चे गिरवी रख दें हम लोग, बताओ। हमारे गाड़ी से किसी को टच भी होता है तुरंत मारना चालू कर देते हैं, पब्लिक समझती नहीं। ड्राइवर जो 10-15 हजार की नौकरी करने वाला बंदा है वो 7 लाख 10 लाख रुपए की भरपाई नहीं कर पाएंगे। एक्सीडेंट कोई और करता है, फंसता कोई और है। सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि काला कानून वापस लिया जाए, तो ऐसे धरना चलता रहेगा। आप बताइए, हम लोग ड्राइवर आदमी 7 लाख रुपया मिलेगा तो 7 लाख रुपया देना होता तो हम अपना कोई धंधा नहीं खोल लेंगे। अब जिस हिट एंड रन कानून का ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, जरा उसे समझ लीजिए आखिरकार वो है क्या। हिट एंड रन कानून सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए है। खासतौर पर हिट एंड रन के मामलों पर रोक लगाई जा सके। इसमें बिना हादसे की खबर दिए और फरार होने पर सख्त सजा का प्रावधान है। खबर दिए मौके से भागने पर सख्त सजा और बड़ा जुर्माना लगेगा। कानून को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में लापरवाही से ड्राइविंग हादसा हुआ और मौत की वजह ड्राइवर है, तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं होगी। इसके लिए 5 साल तक की जेल और जुर्माने का नियम है। दूसरी श्रेणी ड्राइवर की लापरवाही से मौत और मौके से फरार होने की। इसमें आरोपी को पुलिस मजिस्ट्रेट को खुद ही हादसे की जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर 10 साल तक सजा और 7 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। बहुत जरूरी था कि ये कानून लाया जाए, जिससे कि पुलिस को कोई ऑप्शन नहीं रहे, बल्कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस ही लगाना पड़ेगा। और जब 10 साल जैसी कड़क सजा का प्रावधान हो जाएगा तो नंबर 1, ये जो एक्सीडेंट करते हैं वो वहाँ से भागेंगे नहीं, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाएंगे और साथ ही साथ जो है एक्सीडेंट के जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पे उतरे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही नेग्लिजेंट रैश ड्राइविंग करते हैं। इधर इस पूरे कानून पर ड्राइवरों का तर्क है कि सड़क हादसे के वक्त लोग गुस्से में होते हैं। ऐसे मामलों में भीड़ हमेशा ड्राइवरों पर हमला कर देती है। ड्राइवर अगर मौके पर मदद करना भी चाहें तो उन्हें मारपीट का डर रहता है। ड्राइवरों का कहना है कि कोई जानबूझकर सड़क पर एक्सीडेंट नहीं करता, कोहरे और दूसरी वजहों से सड़क हादसे होते रहते हैं।
ये जो रोडवेज है हम चला रहे हैं, 10 लाख जुर्माना और 10 साल सजा, ये हमको बर्दाश्त नहीं। लाइसेंस तोड़ के फेंक देंगे, गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, चुप्पे घर में बैठेंगे, मंजूरी करेंगे। वो क्या करेंगी? हम लोगों की बात एक बताए, फर्ज कीजिए अपने जान में कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता एक्सीडेंट हो या कोई जो है कोई घटना घटे। भाई जब कोहरा हो या कुछ भी हो, घटना घट जाती है तो ड्राइवर कैसे जिम्मेदारी ले लेगा? ये हमको आप बता दीजिए। कह रहे हैं कि उनको छोड़ने जाओ, जैसे कोई हादसा हो जाए तो मरीज को, जो पेशेंट हो उसको लेके जाओ अस्पताल। अगर हम लोग अस्पताल छोड़ने जाएंगे तो पब्लिक हमको लोग को मार डालती, पीट डालती है। बस चालक हो या फिर ट्रक ड्राइवर हो, इसी सख्त प्रावधान से सब परेशान है। ये सोचकर कि सड़क पर गलती किसी की भी हो, गर्दन सिर्फ उसी की नपेगी जिसके हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग हो। बहरहाल देश भर के ड्राइवरों के तेवर बता रहे हैं कि अगर हिट एंड रन कानून में बदलाव नहीं हुआ तो ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है।